Hello everyone, welcome to the Officers IAS, and today we'll be discussing about the chapter which is called as Preamble of the Constitution. Just a second. All right, the Preamble of the Constitution. ठीक है भाई. अब इसमें यह है कि it is 80% or more it is important for the prelims एंड मेंस में यू कैन यूज़ इट एज अ सपोर्टिव आंसर. ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल उसको बनाने के लिए एंड टू रिमेंबर. ठीक है, एज सच बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अब प्रीलिम्स में भी आगे बढ़ने से पहले बिकॉज यू व्हेन यू नो कि कहाँ कहाँ से आएगा, यू टेन टू एक्स्ट्रा फोकस अपॉन दैट पार्ट में जब उसको पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीलिम्स में जनरली कहाँ कहाँ से आएंगे और यहीं चारों पाँचों जगह से आएंगे. ठीक है, पहला तो हो गया भाई कौन कौन से वर्ड्स जो हैं कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुए. ठीक है, इज इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. ठीक है, कैन इट बी अमेंडेड, कैन इट बी अमेंडेड. ठीक है, नो और यस, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है. अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि कौन कौन से वर्ड्स कौन से अमेंडमेंट में डाले गए, तो ऑब्वियसली अमेंड तो हो ही सकता है. बट वील सी हेयर कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं उसके थ्रू विल लुक एट इट. ठीक है, और बेसिकली अभी और कुछ होगा तो आई विल टेल यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेशन. ठीक है, तो भाई पहले तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि भाई ढांचा क्या है. तो ढांचा ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India, दोबारा I'll repeat it again, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, and to secure all its citizens, and to secure all its citizens. ठीक है, फिर आगे हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो जो मैंने आपसे पहले बोला कि कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए. ठीक है, तो उसमें से जो वर्ड ऐड हुए दैट वाज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. ठीक है, दीज टू वर्ड्स और एक और आगे जाके इंटेग्रिटी शब्द ऐड हुआ था. ठीक है, तो पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से शब्द ऐड हुए. दीज वर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर और आगे जाके इंटेग्रिटी हुआ था. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हम इतने ही पार्ट से व्हाट वी कैन लर्न. पहले तो हम ये देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट डज इट से. ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सेज कि जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, मीन्स सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1. ठीक है, नंबर 2, सोवराइन का मतलब ये होता है, अब एक एक करके हम शब्द देखते हैं. तो सोवराइन का मतलब ये होता है कि भारत, अगर जब हम बोलते हैं कोई भी देश सोवराइन है तो इट मीन्स कि इट कैन टेक देयर ओन डिसीजन, अपने जो निर्णय हैं वो अपने लिए ले सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैकाओ और हांगकांग सोवराइन है, नो दे आर नॉट सोवराइन, दे कैन नॉट टेक देयर डिसीजन ऑन द ओन. इवन हांगकांग बिफोर दिस, जो भी अभी नौटंकी हुई थी उससे पहले भी, ठीक है, यू कैन से सेमी सोवराइन बट एज सच नॉट सोवराइन. ठीक है, तो उसका मतलब ये होता, अब जैसे हम लोग बात करें अपनी भारत से आज़ादी से पहले, तो भारत एक सोवराइन देश नहीं था. वो अपने लिए कानून नहीं बना सकता, अपने लिए निर्णय नहीं ले सकता था. और ये क्रिटिसिज्म भी था उसके अंदर, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि इट इज़ नॉट अ सोवराइन बॉडी बिकॉज आप सेशन करने से पहले भी अंग्रेज़ों की परमिशन ले रहे हो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद अंग्रेज़ों ने बनाई है. ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है, तो सोवराइन मीन्स वेदर यू कैन टेक योर डिसीजंस और नो.
ठीक है। एट द सेम टाइम सोवरेन मीन्स कि इंडिया, अगर हम बोलें इंडिया इज़ अ सोवराइन नेशन, तो दैट मीन्स कि इंडिया कैन सीड मतलब कि देना, एंड एक्वायर मतलब कि लेना। ठीक है। एक फॉरेन कंट्री से टेरिटरीज का लेन देन हो सकता है, फॉर इंस्टेंस इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है। कुछ कॉन्क्लेव्स हमने दे दिए, कुछ उनसे ले लिए बॉर्डर डिमार्केशन के लिए। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया सोवराइन का मतलब। आगे बढ़ते हैं भाई। सोशलिस्ट, सोशलिज्म दो तरीके का होता है। ठीक है। एक होता है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और एक होता है आपका कम्युनिस्टिक। सोशलिज्म। ठीक है। नाउ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, अगर आप प्रीफिक्स लग गया डेमोक्रेटिक, विच मीन्स दिस सोशलिज्म विल हैव सम एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इट इज अ मिक्स। ठीक है। आपको पता चल गया सोशलिज्म के अंदर कुछ डेमोक्रेसी के कुछ गुण होंगे। वहीं पे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में कहता है कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री हो गया, कुछ भी हो गया, दैट शुड बी नेशनलाइज्ड। जैसे चाइना में हुआ था, दैट वाज इनिशियली कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट शुड बी नेशनलाइज्ड ऑल। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये कहता है कि वी हैव अ फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से चला है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल को एग्जिस्ट। ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल को एग्जिस्ट। हम सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नेशनलाइज नहीं करेंगे। अब भारत में भी, जो भारत का भी जो सोशलिज्म है, नंबर वन इट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है। प्लस इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधी सोशलिज्म। ठीक है। तो मार्क्सिज्म और गांधी का मिश्रण है, उसमें भी हैवीली, मतलब किसकी तरफ टिल्ट ज़्यादा है? टिल्ट ज़्यादा है गांधी जी की तरफ। ठीक है। एंड एक ये इसका क्रिटिसिज्म ये है कि 1991 में सिंस एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो उससे भारत के सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स पे थोड़ा चोट आई है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज अब प्राइवेट सेक्टर का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इवन इन द मोदी गवर्नमेंट यू सी द आयुष्मान भारत स्कीम, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेड्स एंड द हॉस्पिटल्स, दे हैव रोप्ड इन प्राइवेट सेक्टर को बुला लिया। और प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कैम चल रहा है आयुष्मान भारत के लिए कि आप पूछो मत। ठीक है। आदमी को जुकाम भी हो रहा है तो उसको भर्ती कर ले रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं। ठीक है। सो 1991 के बाद देश है कि इंडिया का सोशलिस्ट क्रेडेंशियल कम हो रहा है। तो हमने तो कर लिया सोवराइन, सोशलिस्ट। अब आगे हम जाते हैं कौन से शब्द पे? सेक्युलर पे। सेक्युलर इज रिलेटेड टू रिलीजन, और सेक्युलर मतलब कि भारत का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, थीस्टिक स्टेट नहीं है। थीस्टिक मतलब कि किसी का कोई थीस्टिक स्टेट मतलब कि किसी का कोई ऑफिशियल स्टेट का कोई धर्म हो। एथिस्टिक स्टेट मतलब धर्म, जैसे चाइना इज एन एथीस्ट नेशन, वहीं पे ईरान इज अ थीस्ट नेशन। ईरान का जो ऑफिशियल रिलीजन है दैट इज इस्लाम, वाइल चाइना डजंट बिलीव इन रिलीजन, तो वो इट इज़ एन एथिस्टिक स्टेट। वहीं पे हिंदुस्तान जो है वो सेक्युलर है, यानी कि सारे धर्मों को इक्वल वो देता है मान्यता, प्लस इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट of the secularism। which means जैसे यूएस में है कि द रिलीजन एंड द स्टेट आर कंप्लीटली सेपरेटेड, वहीं पे हिंदुस्तान में रिलीजन एंड स्टेट आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, बट जो स्टेट है दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन। ठीक है। ठीक है भाई। सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक,
अब अगले वर्ड पे आते हैं, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है, इट इज़ बेसिकली सेइंग कि डेमोक्रेसी कैसी है। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। वाइल डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ही डेवलप्ड नेशंस में प्रैक्टिस होती है, जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पे होती है, और इट इज़ द मोर, क्या बोलते हैं, एज आई बिलीव कि मोर इफेक्टिव कंट्रोल इन द पावर ऑफ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, एंड रियल डेमोक्रेसी इन अ सेंस। आजकल की है नौटंकी वाली डेमोक्रेसी है, वोट बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी टैक्स का पैसा उड़ा रही है एड स्पेंडिंग में। तो डेमोक्रेसी तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बस नाम की डेमोक्रेसी है, देयर इज़ नो एज सच डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है दम। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो भारत में फॉलो होती है इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन कौन सी होती हैं? डायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली, जब लोग डायरेक्टली अपनी पावर को एक्सरसाइज करें। इनडायरेक्ट मतलब जब लोग अपनी पावर को किसी इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करें किसी के थ्रू। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल होते हैं भाई, रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट और इनिशिएटिव, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जब सपोज करो कोई राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, ठीक है, तो उस जैसे कि ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट के लिए रेफरेंडम हुआ था, ठीक है ना। तो कोई कानून बनाया, ठीक है, तो उसके लिए जो भारत वहाँ के जो लोगों की जो वो है, दे विल वोट फॉर दैट, मतलब पीपल विल वोट फॉर दैट लॉ। इफ़ पीपल पास इट, पीपल ने मेजोरिटी ऑफ वोट्स उसको दिए, तो दैट विल बी पास्ड। नहीं हुआ तो फिर इट विल नॉट बी पास। रेफरेंडम जैसे शब्द से पता चले कि यू आर रेफरिंग टू समबडी एंड दो समबडी इज पीपल हेयर, ठीक है। रिकॉल मतलब कि रिकॉल शब्द क्या है? वापस बुलाना। तो वापस किसको बुलाना? सपोज करो कोई एमएलए है, ठीक है, और उस वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं कर रहा है, तो यू कैन रिकॉल हिम, भाई तू, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू घूसखोरी कर रहा है, पैसे छाप रहा है, और तूने आज तक कितने साल हो गए हैं, तूने यहाँ पे ना सड़क पहुँची है ना बिजली बनी है, तू एक काम कर, तू वापस आ जा, तेरे बस की नहीं है। तो 5 टर्म खत्म होने से पहले ही उसको बुला लिया जाता है। मैंने आपको तभी तो बोला कि इस डेमोक्रेसी में दम है, यहाँ पे लोग काम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 10-10 20-20 साल तक जमींदारों की तरह बैठ जाते हैं, ठीक है। प्लेबिसाइट का मतलब ये होता है कि भाई कोई नेशनल, कोई इम्पोर्टेंट इशू के लिए उस स्थानीय लोगों के लिए या फिर उस वहाँ के लोगों के लिए एक प्लेबिसाइट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन के वक्त हुआ था कि भाई, और कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था कि आपको यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है, ठीक है। इनिशिएटिव मतलब कि, इनिशिएटिव मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि यू टेक दिस इनिशिएटिव, आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट करना। तो इधर लोग ही लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल्स लेके जाते हैं, क्योंकि पीपल ब्रिंग द प्रपोजल्स टू द कंसर्न पीपल, जो भी बनाते हैं, ठीक है। तो लोग ही जो वो प्रपोजल्स रहते हैं लेजिस्लेशन के लिए वो लेके जाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में होती है, उसको रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। हम लोग लेजिस्लेटर्स को चुनते हैं, वो 5 साल तक बढ़िया खाते पीते हैं, पेंशन लेते हैं, और बस नारेबाजी करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। तो ये रही भारत की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम खुद कुछ जाके नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड हो गए? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब बस ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इट इज नॉट हेरिडेटरी। वहीं पे इसका जो काउंटर वर्ड है दैट इज मोनार्की। मोनार्की मतलब कि इट इज़ हेरिडेटरी, जैसे ब्रिटेन में होता है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ बेसिकली द नॉमिनल हेड, मतलब सिर्फ नाम से, नेम सेक के लिए है, ठीक है। भारत में भी जो प्रेसिडेंट होता है इट इज़ अ नॉमिनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, सिर्फ फॉर द नेम सेक, ठीक है। तो रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट इज, हेड ऑफ द स्टेट इज, हेड ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। भारत में जो इलेक्शन होते हैं दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। यूएस में क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन।
ठीक है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो रिपब्लिक हो गया, मोनार्की हो गया। और रिपब्लिक में अब जैसे ये है कि भाई अब आपको ये पता चल गया कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, तो सम सॉर्ट ऑफ रिपब्लिक वाज देयर इन एंशिएंट इंडिया एज वेल, एंड फ्यू ऑफ द रिपब्लिक्स आर जैसे कि मल्लाज ऑफ कुशीनगर। ठीक है, और कौन थे, लिच्छवीज में थे एक, वज्जीस। ठीक है, और क्या थे, मौर्याज ऑफ पिप्पलावीना। So these were the few republics in the ancient India during the time of the Mahajanpads. तो हो गए sovereign, socialist, secular, democratic, republic. And फिर आगे क्या है, to secure all its citizens justice. justice में 3 वर्ड हैं, social, economic and political justice। ठीक है भाई, तो जस्टिस पहले तो लिया कहाँ कैसे गया है, जस्टिस लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से 1917। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस मतलब ये होता है कि हर हिंदुस्तानी के लिए सारे ऑफिसेज खुले हुए हैं, दे कैन रन फॉर दैट, एंड ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ओपन फॉर एवरीबडी। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये हुआ। सही है, ये मतलब पहले क्या होता था कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं खुले होते थे आज़ादी से पहले। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू रिमेंबर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में सिविल सर्विसेज, द कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज वाज ओपन फॉर एवरीबडी। जब 33 में भी किया, लेकिन इट वाज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड क्योंकि वहाँ से पुश बैक था अंग्रेजों से। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है, तो कीपिंग, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल इट्स क्या बोलते, जो भी उसके पार्ट्स हैं, सब हैं, आर्टिकल्स हैं, that has that these are the lessons drawn from the freedom struggle and many things, many issues existing in the Indian society। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ कि भाई जो किसी भी, कोई भी दो व्यक्तियों में इनकम एंड वेल्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और दूसरा जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, अब इसमें जो भी इनकम एंड वेल्थ की भी अगर हम बात करें, तो पहले जैसे कि जो वोटिंग राइट्स थे 1947 से पहले, वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है, जिसमें से था कि आपने कितनी पढ़ाई शिक्षा ली है, और उसमें एक था कि वेल्थ आपकी कितनी है। तो कीपिंग दैट इन माइंड कि भाई इकोनॉमिक जस्टिस हो, इनकम और वेल्थ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दूसरा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को ख़त्म किया जाए। अब लेकिन ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा है क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म है आजकल भारत में। अगेन यू कैन लिंक दैट to the I said earlier कि the socialistic credentials of India since LPG reforms has been diluted। ठीक है, तो inequality of income and wealth का मतलब ये, जैसे कि अब मैं आपको statistics दूँ, तो थॉमस एंड पिकेटी, तो थॉमस एंड पिकेटी के हिसाब से जो बॉटम 50% है, बॉटम 50% लोग हैं, उनकी 1900 पीरियड कौन सा है, 1985 से 2015, बॉटम 50% की जो इनकम ग्रोथ हुई है दैट इज़ अराउंड 90%, और बॉटम 10%, टॉप 10% की जो इनकम ग्रोथ हुई है दैट इज़ अराउंड 435%। ठीक है, टॉप 0.1% की इनकम ग्रोथ कितनी हुई है, 1699%। ठीक है, और टॉप 0.01% की इनकम ग्रोथ कितनी हुई है, 2035% के करीब। तो ठीक है, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज कंसिडरेबली इंक्रीजिंग। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि भाई जो आपकी आम दरा की ज़िंदगी है, समझे कि नहीं, इसका मतलब आम दरा की ज़िंदगी, जैसे कि आपके साथ, जैसे कि अभी मैं, आप देखो करंट अफेयर्स को, स्टैटिक को करंट से रिलेट किया करो कि एक दलित आदमी था, उसको एक रोड से नहीं निकलने दे रहे थे। ठीक है, और उस बारात के लिए था, और फिर घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे थे। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ ऑल दिस, दिस इज़ वन, क्या बोलते हैं, यू कैन से इंडिया के अंदर देर इज़ अ क्वाइट कि जो विचार हैं और जो एक्चुअल में होता है, थ्योरी और प्रैक्टिस में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जब हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं,
तो वो है कि भाई किसी के साथ उसकी जाति, उसके धर्म और उसका जेंडर, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो दिस इज जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कहाँ से लिए गए? रशियन रिवॉल्यूशन 1970 से। ठीक है, जस्टिस सोशल। एंड आगे क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि यू डोंट हैव द लिबर्टी टू डू इट। कई बार पापा डांट देते हैं ना, बोलते थे कि यू डोंट टेक द लिबर्टी विद मी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स प्लस एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, उनके लिए, उनको ग्रो करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स जैसे कि फॉर इंस्टेंस लेट्स से वी टॉक अबाउट द रूरल वुमेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन वुमेन क्योंकि उनके पास बहुत लिबर्टी होती है एक्चुअली में। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द रूरल वुमेन। ठीक है, दे कैन नॉट, दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट मतलब टाइम इशू रहता है फॉर देयर ओन सेफ्टी, दे हैव टू कम बैक अर्ली। ठीक है, एजुकेशन में भी ज़्यादा उनको इश्यूज होते हैं। सो दीज आर द रिस्ट्रेंट दे फेस। तो दैट मीन्स दे डोंट हैव लिबर्टी इन द ट्रू सेंस। फॉर इंस्टेंस दूसरा क्या शब्द है? अपॉर्चुनिटीज़। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई बिहार के पेपर लीक हो रहे हैं बीपीएससी में, अब भारत के हर पेपर में लीक हो रहा है, एसएससी सीजीएल में कांड हो रहे हैं, जब इन सब फालतू ये कांड हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग फुल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है आपके पास, सो दैट मीन्स यू डोंट हैव लिबर्टी इन दैट सेंस। ठीक है, ये तो हो गया ये व्हाट डज लिबर्टी मीन्स। अब ये कहाँ से ये लिया गया है भाई? लिबर्टी जो शब्द है, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, fraternity, these three things have been taken from the French Revolution 1789 to 99। ठीक है, अब आप देखो जो ये जो बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, दैट हैज़ बीन गारंटीड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स बिटवीन 25 to 28। ठीक है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, नहीं पढ़े तो हम आगे बात करेंगे उसकी। ठीक है, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात है कि आप अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। ठीक है, पढ़ा सकते हो, आपके पास लिबर्टी है प्रीच करने की, ये सब वगैरह। ठीक है, थॉट एंड एक्सप्रेशन। सपोज करो आपके पास कोई विचार है, उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा उस विचार को? ठीक है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट। फॉर इंस्टेंस यू शुड, आपके पास, आपने किताब लिख दी, आपने कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाके बोल दिया, विचार अगर आपको एक्सप्रेस ही नहीं करने दे रहे, फॉर इंस्टेंस जैसे भी तमिलनाडु में होता, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए कोई किसी ने परमिशन मांगी, वो सरकार ने नहीं दी, वो पुलिस वालों ने नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस एग्जीक्यूटिव के अंदर है या फिर किसके अंदर काम कर रही है भाई? सरकार के लिए है वो, ये नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इज डिफरेंट। ये दीज थ्री एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया, एक तो ये हो गया। ठीक है, और अभी सलमान रश्दी का, अब देखो ये जो लिबर्टी है ना, लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स इट इज क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट, अरे यार स्पेलिंग का, नॉट एब्सोल्यूट मीन्स इट इज क्वालिफाइड। ठीक है, पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ वगैरह एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि आपका जो सलमान रश्दी की जो नॉवल बैन हुई थी, तो उस सलमान रश्दी ने बस थॉट आया, उन्होंने एक्सप्रेस किया एक किताब में। ठीक है, बट इट वॉज बैन बिकॉज लिबर्टी एज सच इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आपके तीन हो गए: जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आपका इसके अंदर जो जस्टिस था ना, ये जस्टिस में आप ये जो पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर और क्या थे? पॉलिटिकल जस्टिस में जैसे कि 300 आर्टिकल 325 कि भाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर
नोबडी कैन बी डिनाइड द इंक्लूजन मतलब कि ऑफ देयर नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके सिर्फ धर्म, जाति वगैरह और रेस वगैरह इन सब के बेसिस पे आपको मना नहीं किया जा सकता आपका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्जित होने के लिए। समझ में आया कि नहीं? एक तो ये हो गया, प्लस जो भी लोकसभा और जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनाव होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है भाई, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि भाई जैसे हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 16 की बात करते हैं, आर्टिकल 17 की बात करते हैं, आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 क्या है भाई? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज रिलेटेड टू द स्टेटस। ठीक है, कि वो नीचे है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो दाएं हैं, वो बाएं हैं। आर्टिकल 18 क्या है भाई? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि कोई राय बहादुर नहीं है, कोई राजा नहीं है। आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी में, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, वो अपना राजा बना घूमता है, बिल्कुल जोकर की तरह वो लगता है और बिल्कुल राजा बना घूमता है। और क्या बोलते हैं, उसको लगता भी यही है कि आज भी मैं राजा हूँ। और लोग भी साले पागल हैं, उसको वोट देते हैं। लेकिन क्या बोले, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब कोई राजा नहीं है, कोई ज़मींदार नहीं है, कोई राय बहादुर नहीं है। समझ में? जो टाइटल्स अंग्रेज़ों ने दिए थे, ठीक है, गुलाम रखने के लिए। आर्टिकल 14 क्या है भाई? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, और 16 क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। सही है, तो ये सब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हमने क्या क्या कर लिया? जस्टिस, लिबर्टी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम एंड टू प्रमोट अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया फ्रेटर्निटी। ठीक है, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, अब इसमें फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, भाईचारा। तो अब हम लोगों को एक दूसरे के प्रति भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए। और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ट्रांसेंडिंग द रिलीजियस रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अब जैसे रिलीजियस क्या हो गई भाई कि ये मुसलमानों के लिए है, या हम मुसलमानों को वो नहीं करेंगे, और या फिर ये हिंदू धर्म के लिए है, हम हिंदू धर्म वालों को ये नहीं देंगे। ये सब रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी जैसे महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि भाई ये जो सिर्फ मराठियों के लिए, हरियाणा में बोल रहे हैं हरियाणवी के लिए, कर्नाटक में बोल रहे हैं कन्नड़ों के लिए। ठीक है, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जैसे कि भाई कर्नाटक में हो तो फिर भाई कन्नड़ ही बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अमंग द ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड आगे क्या बोला? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि भाई द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी टेकन एज सेक्रेड। ठीक है, एंड एज एन एंड इन इट सेल्फ। ठीक है, किसी की डिग्निटी मत खराब करो खाली इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज एन एंड इन इट सेल्फ। रिसेंटली एक शायद बीजेपी का ही था, वो ही वॉज काइंड ऑफ पिसिंग ऑन एन इंडिविजुअल, तो व्हाट काइंड ऑफ डिग्निटी इज दैट? ठीक है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का मतलब ये है कि कि भारत के, अब इसकी दो डायमेंशंस हैं। अगले पेज पे चलते हैं, चलो।
अब इसकी दो डायमेंशंस है, एक तो हो गया आपका टेरिटोरियल और दूसरा हो गया आपका मॉरल डायमेंशन। टेरिटोरियल डायमेंशन मतलब ये हो गया कि नो स्टेट हैज़ अ राइट टू सिसीड फ्रॉम इंडिया, मतलब कोई भी देश का राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, चाहे कितना तुम खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला लो, क्योंकि टेरिटोरियल यूनिटी है हिंदुस्तान में, ठीक है। और दूसरा रीज़न है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और मॉरल में वही हो गया कि भाई भारत के अंदर भारत एक एक वो है, एक एक यूनिट है, समझे। जो मैंने अभी आपको बताया था कि पीपल शुड प्रमोट द यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी एज सच, लेकिन आपस में भाईचारे, एंड देन दे शुड प्रमोट यूनिटी एज वेल विच आर ट्रांसेंडिंग रिलीजियस रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और फिर लास्ट में जाके ये इन्होंने डेट ऑफ एडॉप्शन दे रखी है। डेट ऑफ एडॉप्शन मतलब कि जब वो अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इट वॉज 26 नवंबर 1949, ठीक है। इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 January 1950. Last session was held on 24th of January 1950, ठीक है भाई। ये तो हो गया ये। अब मैंने आपको वर्ड्स कौन कौन से डाले हैं, वर्ड्स डाले हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। हाँ, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। कौन से अमेंडमेंट से डाले हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब इमरजेंसी का समय चल रहा था, ठीक है। और फिर बीजेपी हल्ला करती रहती है, अरे वो सब ये क्यों वर्ड डाले, ये सब क्यों वर्ड डाले, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलर के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि भले ही पहले मेंशन नहीं था, बट इंडिया वाज अ सेक्युलर स्टेट एज सच, उनके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में पहले से ही था, तभी तो उन्होंने आर्टिकल 25 से 28 डाले, ठीक है। सोशलिस्ट कैसे भाई, इंडिया स्टार्टिंग से ही सोशलिस्ट वो रहे हैं, लीनिंग रही है। और कांग्रेस ने अपने 1955 के अवधि सेशन में भी एक रिजोल्यूशन पास किया था आज़ादी के बाद, कि मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथनिंग देयर और अपने सोशलिस्ट क्रीडेंशियल्स को, बेसिकली सेइंग कि हम लोग एक सोशलिस्ट वो हैं, और लोग बाद में बोला कि हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्ड डाले। अब आगे है कि इज़ इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इज़ इट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले है भाई बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी आ जा तू, बेरूबारी यूनियन केस इन 1960, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ एम्बिगुअस है, हमको समझ नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ हमको हेल्प लेनी है, तो वी कैन टेक हेल्प ऑफ द प्रीएम्बल, बट एज सच इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द सेकेंड केस केम वॉज केशवानंद भारती केस इन 1973, ठीक है। उसमें क्या था कि प्ली ये दी गई थी कि सिंस इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज आपने पहले ही बोला था सुप्रीम कोर्ट सर कि पहले वो तो पार्ट नहीं है, तो इसको ये अमेंड कैसे कर सकते हैं भाई, हाउ कैन इट बी अमेंडेड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नो इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड, but its amendment power is limited. It cannot change the basic structure of the constitution. You cannot remove these words like socialist, secular, justice words. ये आप निकाल नहीं सकते हो, आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ हाथ नहीं लगा सकते। उसके बाद आया LIC केस 1995, ठीक है। उसमें भी यही बोला इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपके जो इनिशियल, एक सेकेंड, तो मैंने आपको जो इनिशियल सबसे पहले क्या बताया था, हाँ ये बताया था ना आपको, ये कि वर्ड्स कौन कौन से डाले हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कौन से अमेंडमेंट में डाले हैं? 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976
और वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए, सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। पार्ट है कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल है। अमेंड हो सकता है कि नहीं? अरे भाई हो रखा है अमेंड, करा है अमेंड 1976 में, तो क्यों नहीं हो सकता अमेंड? ठीक है, तो पार्ट भी है और अमेंड भी हो सकता है। तो बस अगर आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है तो बस आप इसे यही याद रखना है, ये ज़रूर। बाकी चीज़ें आप याद रखो ना रखो, वो आप समझने के लिए है, लेकिन ये फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, एक और चीज़ आपको बतानी है एंड करने से पहले। हाँ, एक और सवाल आ सकता है। एक सवाल ये आ सकता है कि वॉज इट एडेड बिफोर और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑल्दो द वर्ड सेज प्रीएम्बल, बट इट वॉज एडेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? It is based on the objectives resolution passed by whom? Jawaharlal Nehru. In which year? 22nd January 1947. ठीक है, क्वेश्चन में है। इट इज़ ऑल्दो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि 1947 में बना दिया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ऑन 22nd January 1947। ठीक है, ये सब 2-3 चीज़ें आप ज़रूर याद रखना। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला बात उसमें बोलते हैं कई बार कि इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। और तो तीसरा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल मतलब आत्मा। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी छुपी हुई है। यू कैन सी द कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन ऑल दी फ्यू सेंटेंसेस ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, सोल है, और के मुंशी साहब के हिसाब से हॉरोस्कोप है। ठीक है, और बाकी लोगों ने अपना अपना वो दिया, लेकिन बेसिकली इफ यू से व्हाट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा क्या है उसकी, वो क्या है? प्रीएम्बल। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।